पेड़ पौधों को काफ़ी एनर्जी की मात्रा कम चाहिए। इसका मतलब कि उनके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या काफ़ी कम होती है, समझ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ के डोलना है। हम लोग को दिन भर क्रिकेट खेलना है, इधर उधर चक्कर लगाना है, हम नहीं, आप लोग चक्कर लगाते हैं, उस तरह से बहुत सारे कोर्स को पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारे लिए ऊर्जा काफ़ी अधिक आवश्यकता है, ठीक है, जिस वजह से हमारे शरीर की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि ना कर तमन्ना किसी को पाने की, क्योंकि बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, या जिसको सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं, इसके संरचना के बारे में। यह संरचना आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनर का जब माइंड खसकता है ना, तो वो इस प्रश्न को डाल देता है कि बाबू ते माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाओ और तुमको हम नंबर देंगे। और लड़का को जब मालूम नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, तो नहीं बना पाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की एक कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, कोशिका के अंग, जिसको कोशिकांग कहा जाता है, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है। इसके अलावा राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, केंद्रिकाभ, डीएनए, आरएनए, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उन सब में एक सबसे यूनिक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम डिस्कोवेरी के बारे में समझते हैं। डिस्कोवेरी का मतलब डांस नहीं, इसका खोज सबसे पहले कैसे हुआ था, किसने खोजा था इसको, उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नाम सब लिखा है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट वान कोलिकर। अल्बर्ट वान कोलिकर। देखिए एक चीज़ कन्फर्म है कि जीव विज्ञान या किसी अदर सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, जीव विज्ञान में ऐसा नाम आता है ना कि दिमाग खो दिया जाता है। तो एक वैज्ञानिक का नाम याद रख सकते तो रख लीजिएगा, अल्बर्ट वान कोलिकर। 1857 में इन्होंने इसको खोजा था, देखा था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और बताइए 1857 की क्रांति भारत में हो रही थी, आई भाई साहब क्या खोज रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया। भारत में उस समय 1857 की क्रांति हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया खोज रहे थे। फिलहाल उससे कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड वाल्टमैन। नाम देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, रिचार्ज कर रहे हैं, रिचर्ड वाल्टमैन। इन्होंने 1886 में इन्होंने देखा था। सबसे पहले तो उसने खोजा था, और दूसरा बार इन्होंने देखा था 1886 में, और इसका नाम दिया था उस समय बायोब्लास्ट, नाम दिया था किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये उसका डिस्कोवेरी था। अब फाइनली हम लोग समझ जाते हैं कि क्या इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दिखेगा ना, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे ऊपर एक झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बना होता है। कितना झिल्ली से, 2 झिल्ली से। सबसे बाहर वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोस्तों हमको पता है, और आपको भी पता है, कि जो चीज़ हमारे शरीर के बाहर या हमसे बाहर है वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, जैसे कि हमारा कपड़ा या आपका ड्रेस या हमारा स्किन, ठीक है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे बाहर में एक झिल्ली है जिसको बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये इसकी सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा। इसकी मोटाई लगभग जानते हैं 60 से 70 एंगस्ट्रम का होता है। कितना, 60 से 70 एंगस्ट्रम का होता है, ठीक है। कम प्रोटीन होता है, यह सुरक्षा देता है। कौन, तो ये बाह्य झिल्ली, समझ रहे। तो बाह्य झिल्ली का काम सुरक्षा देना था। इसका मोटाई लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रम का होता है। इसमें काफ़ी कम प्रोटीन होते हैं, समझ रहे। दूसरा जो भित्ति है ना, दूसरा झिल्ली जो है उसका नाम है अंतः झिल्ली, जिसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन थोड़ा काफ़ी का होता है, पतला होता है। इसकी मोटाई लगभग 40 से 50 एंगस्ट्रम का होता है। कितना, 40 से 50 एंगस्ट्रम, काफ़ी पतला होता है। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर जो झिल्ली है ना, मतलब अंगों के ऊपर झिल्ली, जैसे दिमाग के ऊपर एक झिल्ली होता है जिसको मेनिंजेस कहते हैं, काफ़ी पतला है। उसी तरह से हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम नामक झिल्ली है जो काफ़ी पतला है। तो अंगों के ऊपर मिलने वाले झिल्ली काफ़ी पतले होते हैं। उसी तरह से जो अंतः झिल्ली है ना, इनर मेम्ब्रेन, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही झिल्ली काफ़ी पतली होती है, जिसकी मोटाई लगभग कितना होता है, तो 40 से 50 एंगस्ट्रम का होता है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा आगे की कहानी क्या है। ये जो आंतरिक झिल्ली है ना, ये वाला, ये आगे मुड़कर ऐसी उंगली जैसी संरचना बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये उंगली जैसी संरचना बनाई हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 उंगली जैसे संरचना आपको दिख रहा होगा। इस 8 उंगली जैसी संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टी। परंतु इसमें कुछ खाली जगह भी है। इस क्रिस्टी के सबसे अंदर में क्या है, खाली जगह है, ठीक है। इस खाली जगह को हम बाह्य कक्ष कहते हैं, क्योंकि ये बाहर है, बाह्य कक्ष बोलते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, ये वाला भाग पूरा, जिसमें हमने कुछ धब्बे बनाए हुए ग्रीन, जिसमें हम कुछ
जिसमें हमने कुछ ब्लू कलर के धब्बे बनाए हैं और गोल गोल लाल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इस खाली जगह को बोलते हैं क्या चीज़, तो अंतःकक्ष। तो बाहर कक्ष रेड से दिखाया हुआ है और अंतःकक्ष के अंदर ऐसे ही संरचना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप से भी, यानी ग्रीन नहीं ब्लू कलर के भी दिख रहे हैं। तो इस वाले कक्ष को बोलते हैं अंतःकक्ष, जबकि ये बाहर ये क्या है, बाह्य कक्ष है। तो बाह्य कक्ष अगर आगे की ओर निकला हुआ है तो इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। एक क्रिस्टी के ऊपर ना, एक क्रिस्टी के ऊपर कुछ ऐसे गोल गोल संरचना आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे निकाल के बनाए हुए इस तरह से, ठीक है, ये वाली संरचना को यहाँ पे निकाल के बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला संरचना जो है इसको बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर ऐसे गोलाकार लॉलीपॉप जैसे कुछ संरचना आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। और ये पूरा एक क्या है, क्रिस्टी है। और इस अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो बाह्य कक्ष बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर है, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे उन सभी क्रिस्टियों के बीच में कुछ खाली जगह आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लैक और ब्लू कलर के धब्बे दिख रहे हैं। इस खाली जगह को, उस खाली जगह के अंदर कुछ भरे होते हैं, तरल पदार्थ या तरल द्रव्य भरे होते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब ये चीज़ था। उसके बाद गौर से देखिएगा ना, तो ये एक चीज़ था क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर ये गोलाकार संरचना है, इसी को हमने लेकर यहाँ पर बनाया है। इस पे यहाँ पे इसको हमने नाम क्या दिया था, तो ऑक्सीसोम दिया था। यानी एक क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारे ऑक्सीसोम आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसी तरह से इस क्रिस्टी के ऊपर भी बहुत सारे ऑक्सीसोम देखने को मिल रहे होंगे। मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा नहीं, ये क्या है, ऑक्सीसोम। और उसमें से एक को निकाल के यहाँ बनाया है, जिसके 3 भाग होते हैं। यानी एक ऑक्सीसोम के कई गो भाग, तो 3 गो भाग। सबसे निचले वाले भाग को बोलते हैं आधार, या क्या बोलते हैं, बेस। आधार या बेस। उसके बीच में ना एक पतला सा डंटी है, जिसको स्टॉक या ब्रिंथ बोलते हैं, ब्रिंथ। आधार का काम क्या है, आधार जो होता है ये बाह्य कक्ष से क्या होता है, जुड़ा होता है, या क्रिस्टी के ऊपर सटा होता है आधार कक्ष। ये आधार कक्ष इस क्रिस्टी को जोड़ने का हेल्प करता है, ठीक है। उसी तरह से ब्रिंथ जो है ना, ब्रिंथ ये आधार और इसके हेड को जोड़ता है, सिर को जोड़ता है। और सबसे ऊपर एक वृत्ताकार संरचना है, जिसको हम सिर या हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड। तो इस तरह से इस तरह के रूप में जो संरचना है ना, ऐसे गोलाकार, लंबाकार और प्लेनाकार, इस संरचना को ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। ये चीज था उसका संरचना। लेकिन इसका सर काम क्या है, इसमें आखिर ये किस लिए है, तो आपको हम बता दें कि जब हम भोजन को खाते हैं ना, तो भोजन के खाने के पचने के बाद हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है। तो इस ग्लूकोज के विखंडन के लिए ना 2 चरणों में गुजरना पड़ता है। इस ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो इसको 2 चरणों में गुजरना पड़ता है। फर्स्ट चरण जो होता है ना, ये कोशिका के अंदर, फर्स्ट चरण में कोशिका के आंतरिक भाग में ग्लूकोज का विखंडन होता है। यानी कोशिका द्रव के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। प्रथम चरण में ग्लूकोज का विखंडन कोशिका के अंदर होता है, कोशिका द्रव में, समझ रहे हैं। और प्रथम चरण में कोशिका द्रव में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो उस समय ग्लूकोज के अंदर पाइरुवेट बनते हैं और काफ़ी कम मात्रा में एनर्जी बनते हैं। क्या बनते हैं, काफ़ी कम मात्रा में एनर्जी बनते हैं। परंतु दूसरे चरण में जब उस पाइरुवेट का विखंडन होता है ना, परंतु दूसरा चरण जो होता है ना, दूसरा चरण पाइरुवेट के विखंडन होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कौन, पाइरुवेट। मतलब प्रथम चरण में ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद बना पाइरुवेट और थोड़ा सा एनर्जी, और फिर उस पाइरुवेट का विखंडन होगा तब फुल एनर्जी मिलेगा। तो उस पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन करने के लिए उसको जाना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लूकोज या पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होने के लिए या पूर्ण विखंडन होने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो बहुत सारे भाग है, परंतु उसको कहाँ जाना पड़ेगा, तो उसको जाना पड़ेगा इस मैट्रिक्स वाले भाग में, ठीक है। यहाँ पे जो खाली जगह आपको दिख रहा है, जिसको हमने अंतःकक्ष कहा था, इसके अंदर जाना पड़ेगा किसको, तो पाइरुवेट को। और पाइरुवेट जब इसके अंदर जाएगा ना, तो ये ऑक्सीसोम आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह के शेप में ऑक्सीसोम दिख रहे हैं। इससे ना पाइरुवेट के विखंडन होने के लिए कुछ और भी एंजाइम्स निकलते हैं। किससे, इस ऑक्सीसोम से, समझ रहे हैं। तो इस ऑक्सीसोम से पाइरुवेट के विखंडन होने के लिए कुछ और एंजाइम निकलते हैं, और वही एंजाइम जो पाइरुवेट टूटा नहीं था उसको और ही तोड़ते हैं, उसको और ही थूरते हैं, और ही थूरने के बाद या तोड़ने के बाद उससे एनर्जी की प्राप्ति होती है। इसका मतलब कि इस चरण में, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट टूट रहा था ना, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, समझ रहे हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पाइरुवेट टूटता है ना, इससे निकले हुए एंजाइम के द्वारा, तो उस समय एनर्जी की बहुत सारी मात्रा प्राप्त होती है, और उसी एनर्जी को ये माइटोकॉन्ड्रिया रख लेता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस कहा जाता है या ऊर्जा गृह कहा जाता है। समझ रहे हैं? आपने बहुत बार सुना होगा कि शरीर के अंदर कोशिका के किस अंग को पावर हाउस कहा जाता है, तो उसी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बायोब्लास्ट नाम दिया था रिचर्ड वाल्टमैन ने। समझ रहे हैं? अब जितना भी इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ना पायरुवेट के विखंडन से, वो सब एनर्जी ही रख लेगा और सबको तनी तनी बांटते रहेगा कि ले लो ले लो ले लो। समझ रहे हैं? तो कोशिका का मास्टर माइंड या कोशिका का ऊर्जा गृह मास्टर माइंड या ऊर्जा का विद्युत का ऊर्जा बोल सकते हैं, या विद्युत का फैक्ट्री बोल सकते हैं, या विद्युत का बैंक बोल सकते हैं, या ऊर्जा का बैंक बोल सकते हैं, जो मर्जी सो बोल सकते हैं। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। समझ रहे हैं? तो तोड़ने के लिए सबसे जिम्मेवार होता है कौन? ऑक्सीसोम। क्योंकि ऑक्सीसोम से एक ऐसे एंजाइम निकलते हैं ना, कुछ ऐसे एंजाइम, ठीक है, जो पायरुवेट को तोड़ते हैं। और जब तक पायरुवेट नहीं टूटेगा ना, तब तक वायवीय श्वसन कंप्लीट नहीं होगा, और वायवीय श्वसन कंप्लीट नहीं होगा ना, तो एनर्जी की प्राप्ति नहीं होगी, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगा, जिस वजह से हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा और हम सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि दोस्तों, जिसको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है ना, मतलब जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़िए, मैथ पढ़िए, टेंशन 77 गो है, ठीक है, 72-75 गो टेंशन है, दिन भर घूमना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब कि हमको ऊर्जा की खर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जबकि पेड़ पौधों को दिन भर बैठले रहना है, ठीक है, नहीं कोई कोर्स करना, नहीं कहीं जाना तिलक व्रत में, कुछ ना। समझ रहे हैं? तो पेड़ पौधों को काफ़ी एनर्जी की मात्रा कम चाहिए। इसका मतलब कि उनके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या काफ़ी कम होती है। समझ रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ के डोलना है। हम लोग को दिन भर क्रिकेट खेलना है, इधर उधर चक्कर लगाना है। हम नहीं, आप लोग चक्कर लगाते हैं, उस तरह से बहुत सारे कोर्स को पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारे लिए ऊर्जा काफ़ी अधिक आवश्यकता है, ठीक है, जिस वजह से हमारे शरीर की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं? तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, हमको कमेंट में रिप्लाई दीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाई दीजिए। और भी कोई टॉपिक्स इससे संबंधित है जिसको आपको समझने में काफ़ी तकलीफ होता है, तो हमको बताइए, टॉपिक्स नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में। अभी आपको इस तरह से डायग्राम बना के अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।